अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट, डॉक्टर यारजान अब्दुल समद। ये जीआईके में मेरे एक बैच सीनियर थे, बैच 15 में, और मैं बैच 16 में था। वहां से हमारी मुलाकात हुई थी। रिसेंटली ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में सीनियर रिसर्च एसोसिएट है, वहां पे टीचिंग भी करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि एजुकेशन जब हम यहाँ पर हासिल कर रहे थे पाकिस्तान में और बाहर गए तो क्या डिफरेंस इनको फील हुआ। हम स्टार्ट करेंगे इनकी जर्नी से कि इनकी जर्नी कैसी रही, और एंड में हम इनसे बात करेंगे कि हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए अगर कोई मैसेज है या कोई इंप्रूवमेंट अगर सोचते हैं क्या होना चाहिए, या सिंगल नेशनल करिकुलम की बात भी अगर हम ये करना चाह रहे हैं या हम करना चाह रहे हैं, बीच में कहीं पे अगर हम कनेक्ट कर सकें तो हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू यारजान फॉर बीइंग एट बहता पानी। Assalamualaikum, Rahim. Thank you very much for inviting me to your wonderful show, and I'm very glad to be here. यार जर्नी के बारे में मैंने तो बहुत सारी बातें की हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी बात करूँ जो मैंने पहले ना की हो शायद। स्टार्ट करो। मेरी जर्नी तो खैर बुलेदा से शुरू हुई है। बुलेदा एक टाउन है छोटा सा बलूचिस्तान में, तुर्बत के करीब। वहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है, और फिर मैं कराची में मैंने पढ़ा है। कराची के बाद फिर ज़ाहिर जीआईके में हम साथ थे, वहाँ से इंजीनियरिंग की, और फिर बाहर मैं अबू धाबी में था, और उसके बाद दुनिया के और बहुत सारे कोनों की खाक छानी, और फिर आए हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। अब मुझे तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पर, 4 साल से भी ज़्यादा। और जो मेरी फील्ड, असल में आप कह रहे थे कि मैंने अपनी फील्ड कैसे चूज की है और क्या मैंने पढ़ा है, तो जीआईके में तो खैर मैंने मेटलर्जी एंड मटीरियल्स पढ़ा था, और उसके बाद फिर मैं उसी फील्ड में था। लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि जीआईके के बाद फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। मेरी डिग्रीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी, तो जो कोर्सेज मैंने पढ़े वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थे। और जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आया तो जहाँ पर मैं भी काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। तो आजकल जो दुनिया है ना वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है, और हर चीज एक दूसरे से जुड़ गया है। अब तो बायोलॉजी वाले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो करते करते ये मतलब मेरी जर्नी इस तरह समअप हुई कि मैं एक ऐसा काम करने लगा जो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी। अब तो मैं स्पेस पे काम करता हूँ, तो स्पेस की रिसर्च पे भी हम लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जो कि हमारी शायद फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए हम पैशनेट हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस में वुंड हीलिंग कैसे होती है, कोई भी जख्म किसी को लगता है तो वो कैसे हील होता है। अब ये ऐसी चीज है, एग्जैक्टली, अब ये ऐसी चीज है कि जो कि फॉर एनीबॉडी हु वांट टू गो टू स्पेस, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और जो ये एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, बड़े बड़े मिशंस जा रहे हैं, या फिर हम प्लान करें कि यार हम आगे पता नहीं कितने बड़े कमर्शियल मिशंस भी हो सकता है क्या आ जाए सामने। एब्सोल्युटली। या फिर हम कैंप करने की बात कर रहे हैं कि मून को बेस बना के आगे। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज जब भी स्पेस में या जीरो ग्रेविटी में किसी को कोई जख्म लगा है तो वो बड़ा एक अजीब सा उसका बिहेवियर है, और करने में भी डिफरेंट उसका एक बिहेवियर है। तो वो समझने की जरूरत है। ये भी एक रिसर्च टॉपिक है, तो इस तरह की रिसर्च भी हम कर रहे हैं, जो कि जाहिर है हमारे जो डायरेक्टली फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम we need to equip ourselves, and we need to be around people who are like-minded, and who basically synergistically work together to solve one problem. तो इस प्रॉब्लम में भी हम अपने तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, डॉक्टर्स और मेडिसिन के लोग अपने तरीके से। मैं असल में कल एक बात यहाँ पे ऐड कर दूं, जब मैं रिसर्च सेमिनार्स लेता हूँ ना, तो एंड में एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन आता है कि क्या हम फील्ड चेंज कर सकते हैं बाद में। हम अगर मैकेनिकल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं, बाद में हमारा इंटरेस्ट कहीं और हो गया। हमेशा उनको यही कहता हूँ, मिक्स एंड मैच, क्योंकि मैं भी अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी है। हमारे साथ हमारी लैब में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी होते हैं, हमारी लैब में मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होते हैं सब चीजों की। आई थिंक नाउ अब जिस तरह बता रहे हैं, मिक्स एंड मैच का जमाना आ गया, इंटरडिसिप्लिनरी जो है ना वो हो गया है सब कुछ। एक ही फील्ड के अंदर आप हर जगह से उसको अप्रोच कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा आपने बात छेड़ी। बिल्कुल। अब जैसे हम तारीख की भी बात करते हैं ना, तो हम जब देखते हैं जो लोग मतलब आप किसी भी कल्चर से उठा लें, आप रोमन साइंटिस्ट को या फिर ग्रीक साइंटिस्ट को या फिर
मुस्लिम साइंटिस्ट को उठा लें, तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो माशरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। वो ये नहीं देखते कि यार मैं मैथमेटिशियन हूँ या मैं फिलोसोफर हूँ या फिर मैं कोई लाइक बायोलॉजिस्ट हूँ या फिर पता नहीं क्या। तो असल में ये स्किल्स है ना, बायोलॉजी is a skill that you can develop in order to solve certain problems, in order to understand certain things ना। और इसी तरह मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, these are the tools. You have an option not to build skills in one field or the other, but when you look at the problems, they are interdisciplinary, they are all like intermingled. तो वो प्रॉब्लम ये नहीं कहता कि मैं बायोलॉजी हूँ या फिर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड हूँ। प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स, एंड देयर इज मैथ्स इन्वॉल्वड, देयर इज biology involved, there is everything involved, there is politics involved, there is philosophy, there is psychology, there is everything involved in problems. तो इसीलिए हमारा भी जो मतलब मिशन है ना वो यही है कि यार हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करें जो कि ह्यूमैनिटी फेस कर रही है और जो हम समझते हैं कि हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके लिए जो हमें टूल्स दरकार हैं, कुछ तो स्किल्स तो जाहिर सी बात है, एनालिटिकल स्किल तो आपके बन जाते हैं जब आप रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को हाथ में लेते हैं तो फिर उसको वो अपने एनालिटिकल स्किल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक आपका वो जो एक प्रोसीजर सा बन जाता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। फिर उसके बाद जो टूल्स आपको चाहिए वो आप डेवलप करते हैं, वो आप स्किल्स सीखते हैं। अगर वो स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो आप टीम्स बनाते हैं, बिल्कुल कोलैबोरेट करते हैं और प्रॉब्लम्स को बात करते हैं। तो इस तरह का काम चल रहा है। आते हमारे सेकंड पॉइंट पे कि एजुकेशन डिफरेंस। आपने क्या मतलब आप पाकिस्तान जब एजुकेशन ले रहे थे स्कूल लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और आप वहाँ टीच भी करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि किस तरह से आपने पहले फील किया जब आप स्टूडेंट थे बाहर, और फिर अब टीच करें तो आप स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस देख रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप जरा अपनी बात बताएं। जी, असल में हमारा एक बात बहुत कॉमन है, हम कभी भी किसी की तारीफ करने के लिए किसी और को डेमोनाइज करते हैं या फिर किसी को बुरा कहने के लिए किसी एक को फरिश्ता बनाते हैं। तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा। वेस्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन में। आप अगर यहाँ पर भी देखें तो यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली जो स्कूलिंग का सिस्टम है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। और इवन यूनिवर्सिटीज में जिस तरह की एजुकेशन होती है तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। और मुझे लगता है कि जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दुनिया में है अभी वो स्कैंडिनेवियन सिस्टम है। उसकी वजह फिर वही बात है जो मैं पहले कर रहा था कि वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, ना कि वो बस अंधाधुंध इंफॉर्मेशन गैदर करते रहे। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हम स्कैटर्ड हैं बहुत ज्यादा, हम लकीर के फकीर बहुत ज्यादा हैं। हम एक करिकुलम को फॉलो करते हैं, हम रटिफिकेशन में लग जाते हैं, हम रिमेम्बरिंग में लग जाते हैं, हम ग्रेड्स के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कि ग्रेड्स के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं है। मैंने बच्चों की जिंदगियां तबाह होते देखी हैं। हमारे यहाँ बुलिंग भी कितनी होती है कि माँ बाप भी बुली कर रहे होते हैं बच्चे को जब उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं होते, या फिर बच्चा जब इतना अच्छा कर नहीं पा रहा होता। तो ये सारी चीजें जो कि अनकॉमन है वेस्ट में, थोड़ा सा ये बेहतर है कि एजुकेशन को जिस तरह अप्रोच किया जाता है वो अप्रोच थोड़ी बेहतर है। वो चाहते हैं कि बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स पैदा हो, वो चाहते हैं कि बच्चे अपना रास्ता खुद इख्तियार करें, बजाय इसके कि उनको ऑलरेडी एक चीज थमा दी जाए और बस उसी को वो आगे ले चले, ख्वाह वो उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, ख्वाह उनमें ऐसी काबिलियत हो या ना हो, ख्वाह वो काबिलियत हासिल भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, शायद वो कुछ और काबिलियत हासिल करना चाहते हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। आई एम श्योर और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस पे बात ये। मैंने एक चीज जी हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए बनस्बत, मतलब बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसका सॉल्यूशन मतलब हम आगे क्या करें। आगे हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाना है जिससे हम बच्चों को मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का मकसद क्या है। एजुकेशन का जो लफ्ज इटसेल्फ है ना वो कहता है एडुकेयर। एडुकेयर आया है लैटिन वर्ड से जो कि है टू ड्रॉ आउट, टू टेक आउट, to take out the talent of somebody, to draw out the talent of somebody. So you have to equip,
people so that their talents are drawn out, so that whatever they are passionate about, they bring it out. वो बाहर You निकले से help them and you help them. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, टीचर्स को, कि आप किसी को ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं तो आप कैसे सिखाएंगे? आप उसको साइड पे बिठा के, पीछे बिठा के और कहें देखो बेटे ऐसे चलाते हैं, और फिर आपको क्या लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम खुद इंडिपेंडेंटली वो चला पाएंगे गाड़ी? इम्पॉसिबल है। तो आप उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाते हैं, फिर आप ड्राइविंग स्टीयरिंग उसके हाथ में थमाते हैं, फिर आप उनको गाइड करते हैं, फिर आप उनको सिखाते हैं। वो ठोकर भी खा सकते हैं, वो गलती भी कर सकते हैं, लेकिन उसी गलती से फिर वो सीखते हैं, और तो अपना जो रास्ता है ना वो खुद इख्तियार करते हैं। तो एजुकेशन भी यही है, आपको स्टूडेंट ड्रिवन एजुकेशन की जरूरत है। आपको ऐसे एजुकेशन की जरूरत है जो कि स्टूडेंट खुद उसको ड्राइव करें, कि स्टूडेंट ही डिसाइड करें कि उसका रास्ता क्या है। जो टीचर्स हैं वो दे शुड बी देयर एज फैसिलिटेटर्स, पेरेंट्स शुड बी देयर एज फैसिलिटेटर्स। बिल्कुल। तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छी आपने बात की कि टीचर्स और पेरेंट्स, जैसे आपने गाड़ी की एग्जांपल दी, आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है कि वो डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में जाती थोड़ी बहुत, वहां से वो सीखता है कि कैसे उसको डिसीजन लेना है। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग हम बच्चों के हाथ में देने को इतना तैयार नहीं है, क्योंकि हम यार बच्चा तो गलत ही करेगा, मतलब एक हमने उसके दिमाग में बैठा दिया कि भाई तू गलत ही करेगा, तो वाकई वो गलत ही करेगा ना। आपने उस पर लगा दिया, आपने उम्मीदें लगाई हैं उससे कि वो गलत करेगा, तो आपकी उम्मीदों में पूरा भी उतरेगा भाई वो। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज मैंने बड़ी डिफरेंट मतलब नोटिस किया था मैंने जर्मनी के स्कूल्स में और पाकिस्तान के स्कूल्स में, ये कि कैरियर का जो फोकस है, जैसे हमारे यहाँ पे हम आई थिंक 9-10 उसके बाद हम फोकस 8 में जाके हम देखना शुरू करते हैं कि अच्छा साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। वहां पे क्लास 5-6 से ही कैरियर एडवाइजर्स होते हैं स्कूल के अंदर। वो बच्चों के टैलेंट वो कोई नहीं बताते कि भाई तुमको ये करना चाहिए, ये फील्ड आजकल बड़ी हॉट है भाई, इसमें घुस जाओ। वो बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या, जैसे लेट्स से कि मैं अगर ऐसा बंदा हूं कि मेरे पास लोग आके बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, तो बताएंगे कि अच्छा इसकी जो फील्ड होगी वो इसके आसपास होगी, कि जहां पर ही लाइक्स टू टॉक टू पीपल और पीपल कैन कम टू टॉक टू हिम। वो डिफाइन नहीं करेंगे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आपको बताएंगे इस तरह का काम, अब इस तरह का काम किसी भी फील्ड में निकाल सकते हैं, वो इसको इंकरेज करते हैं। तो वहां पे मुझे बड़ा ही डिफरेंस फील हुआ, मैंने कहा यार ये चीज हमारे यहाँ पे होनी चाहिए, और इस लेवल 5-6 क्लास पे जाके होनी चाहिए, बिल्कुल 8-9 पे जाके नहीं होनी चाहिए, जहां ऑलरेडी इंसान प्रेशर में होता है। ये देखें, ये बात आपने जो की है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारे यहाँ जो ये कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है हमेशा स्कोप का, कि फिलहाल चीज का स्कोप है और फिलहाल का नहीं है, और हर एक इंसान को उसी दौड़ पे लग जाना चाहिए। सही बात है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में हमारे सारे बच्चे एक दौड़ में लगे हुए हैं, उस दौड़ का नाम है CSS। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएट होता है, ख्वाह वो डॉक्टर हो, ख्वाह वो इंजीनियर हो, ख्वाह वो साइकियाट्रिस्ट हो, ख्वाह वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हो, ख्वाह वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, हर एक बंदा एक ही दौड़ में लगा हुआ है कि उसने CSS करना है। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि CSS करके उन्होंने बनना क्या है, उनको क्या ड्यूटीज मिलेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सिर्फ वो एक चीज देखते हैं, पावर एंड पैसा। तो फिर उस बेस पे वो चूज करते हैं, वो रास्ता इख्तियार करते हैं, और आखिर में क्या आपको मिलता है? जाहिर सी बात है, यू गेट ब्रोकन हार्ट्स, यू गेट ब्रोकन मोरल्स, यू गेट people who did not want to do something, but it has been brought up to them to do things which they maybe never wanted to do. So these are the things that we need to change. अब स्कोप का जो लफ्ज है बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मतलब हमें कब पता था कि यार ये इम्यूनोलॉजी का कभी स्कोप होगा? हमें कब पता था कि आपको ये जो वायरोलॉजी है, इस तरह की स्टडीज का कोई स्कोप होगा? या फिर हमें कब पता था कि बायोटेक्नोलॉजी का कोई स्कोप होगा? या आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले किसी को पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई स्कोप होगा? बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत नैरो माइंडेडनेस का सबूत देती हैं। हमें बहुत ओपन माइंडेडली अपनी चीजों को, पैशन को फॉलो करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये माशरे की एक कमजोरी है हमारी, कि हम इतना, हमारे यहाँ डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है एक अमीर और गरीब में, और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं गुर्बत की वजह से, कि लोग अनफॉर्चुनेटली लोगों के जहन
पे सिर्फ एक ही बात होती है कि वो कैसे पैसे कमाएं, कैसे वो रिच हों और कैसे वो पावरफुल हों। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है और इसमें माशरे का एक बहुत बड़ा कसूर है और माशरे में जाहिर सी बात है हम इंडिविजुअली सारा पूरा माशरा कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बारे में बहुत मतलब ये टॉपिक इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने बच्चों को एम्पावर करें कि वो अपने रास्ते का तखमीना खुद लगाएं, वो खुद सोचें, वो खुद जाने कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है। अभी रिसेंटली मेरी एक भांजी है, वो बैठे-बैठे ना कुछ बना रही हैं और कोई अटेंशन नहीं पे कर रहा कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और शी इज ओनली 6 years old और वो कुछ बना रही हैं, कुछ पेंटिंग्स बना रही हैं। फिर मैंने one of them I shared it on Twitter. You cannot believe this 6-year-old girl, she's imagining from her own mind how would the outer space look like, and she's drawing it, and she is making things which I cannot envision, I cannot imagine. But nobody knew कि यार ये कोई important चीज है. When I saw those things and when I asked her, when I talked to her, and I was mind blown कि यार एक 6 साल की बच्ची इस तरह सोच सकती है, इस तरह कर सकती है. फिर क्या किया कि फिर उसको थोड़ा सा और चीजें दी कि यार what you like. बुक शॉप पे उसको वही चीजें पसंद हैं जिससे कोई वो ड्रॉ कर सके, कुछ स्केच कर सके, कुछ बना सके, कुछ क्रिएट कर सके. तो माशाल्लाह वो ऐसी चीजें वो बना रही है कि माशरे में कोई चीज देखती है तो उसको वो अपने ना जहन के हिसाब से उसको ड्रॉ करे. माशाल्लाह. If you empower kids, then you see these kind of things. हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम समझते हैं तो कुछ मतलब हम उनका जो लेवल है उसको बहुत लो समझते हैं, बहुत कम समझते हैं. बिल्कुल बहुत कम समझते हैं. लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ना, उनकी मेंटल प्रोसेसिंग वो हमसे कहीं ज्यादा होती है. सही बात है. और वो उन प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिनको हम नहीं कर सकते. वी नीड टू एम्पावर देम. तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट. आई थिंक इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे यारजान कि हम बच्चों को एम्पावर कैसे कर सकते हैं. इस पे हम एक अलग मतलब मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा डिस्कशन रहेगा ये भी, एम्पावरिंग द किड्स. खैर हमारे थर्ड पॉइंट पे आते हैं यारजान कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए अगर रोड मैप आपको देना हो, लेट्स से यू आर एजुकेशन मिनिस्टर या एचईसी के चेयरमैन या व्हाटएवर, आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप्स क्या होना या फ्यूचर आप कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटीज का, क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल बात है ये. आप कोरिया में रहे, मैं भी कोरिया में रहा हूँ. अब मेरा चाइना भी जाना हुआ है, मैं जापान में भी रहा हूँ, मैं सिंगापुर में भी मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया है कि वो क्या करते हैं. इन सारे ममालिक में एक चीज कॉमन है, ये वेस्ट से सीख के उनसे आगे बढ़ने की दौड़ में कई चीजों में इनसे आगे बढ़े भी. तो इन्होंने क्या किया, अगर आप कोरिया की मिसाल लें तो कोरिया में कोरियन लोग खुद भी अब अगर आप उनसे बात करें तो कहते हैं यार हमारी जो तरक्की का राज है ना वो यूनिवर्सिटीज में है, वो काइस्ट की वजह से, वो सोल नेशन एसएनयू. बिल्कुल. तो वो काइस्ट बना था 70s में, वो सोल नेशन में था, उससे भी शायद पहले का या थोड़े बाद का. तो उन यूनिवर्सिटीज की वजह से इनकी इकोनॉमी बढ़ी है. सैमसंग जैसी कंपनीज वजूद में आई हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, उनके रिसर्च और इंडस्ट्री इतनी मतलब कनेक्टेड है. उनका जो लाहे अमल था ना रिसर्च का इन सारी कंट्रीज का, वो ये था कि जब इन्होंने रिसर्च अपनी शुरू की तो इन्होंने सबसे पहले कोलैबोरेट किया, कोऑपरेट किया दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के साथ. काइस्ट की बात करें तो काइस्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और बहुत रियल टाइज थे, इक्वल फुटिंग्स पे. ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिसीविंग एंड पे थे या फिर वो सिर्फ मिन्नतें तरले करके उनको ला रहे थे. नहीं, they were doing things as well on equal footings, and they built these things with the help of the West and doing value addition to the research there as well. अगर वो MIT के साथ रिसर्च कर रहे थे तो MIT के लेवल का रिसर्च कर रहे थे. अगर वो स्टैनफोर्ड के साथ कर रहे थे तो स्टैनफोर्ड के लेवल की रिसर्च करके दिखा रहे थे उनको. और स्लोली ग्रेजुअली वो इस तरह आगे बढ़े. मुझे लगता है सिंगापुर में भी यही NUS MIT का तो अलायंस तो बहुत मशहूर है. और इसी तरह आप देखें तो अब जर्मन यूनिवर्सिटीज के साथ, मैक्स प्लांक के साथ उन्होंने मतलब काफी टाइज डेवलप किए हैं.
आप जापान की मिसाल लें तो जापान ने तो पूरा सिस्टम ही जर्मनी का लिया और लोग हमेशा ये मिसालें भी देते हैं कि जापानीज जर्मन सिमिलर माइंडेड लोग हैं, तो उन्होंने सिस्टम ही वही सारा फॉलो किया है। जिस तरह की लैब्स उन्होंने जर्मन से बनाई, उन्होंने इसी तरह की बनाई, इनके टाइज भी आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो जिन फील्ड्स में जर्मन ठीक थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील बनाने की फील्ड में, तो ये जापानीज भी ठीक थे। अब सदियों की बात करें तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें जो हमारी यूनिवर्सिटीज, जो हमारा रिसर्च है ना, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, अगर हमारा लेवल इधर है और वेस्टर्न लीडिंग यूनिवर्सिटीज का लेवल इधर है, तो हमें इधर आने के लिए इनके हेल्प की जरूरत है। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि हम इनके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, हम इनके लिए भी हेल्पफुल होंगे अगर ये हमारे साथ कोलैबोरेट करें। आप यकीन करें, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं और ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं, ये ऐसी चीजें चाहते हैं। अगर आप ये अब इनके पॉलिसी लेवल की चीजें देखें तो ये ऐसी चीजें चाहते हैं कि हो। हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया इधर यूके में, और हमने सोचा कि यार हम यहाँ की यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करते हैं वहाँ के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, कैम्ब्रिज से, यूसीएल से और बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिला कि हमें पाकिस्तानी साइड पे उतना इंटरेस्ट नहीं मिला। यार वो मतलब ये बिल्कुल उल्टा हो गया कि ये लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वहां से हमें लैप्सेस मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका है कि जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज दुनिया की, उनके साथ मिलके हमें काम करना चाहिए, वो एजुकेशन हो या रिसर्च हो। मैं रीजन पूछ सकता हूँ यारजान कि क्या रीजन था कि हमारी तरफ से इतना इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा था और वहां से ऑब्वियसली इंटरेस्ट शो हो रहा है, हालांकि फायदा हमारा ज्यादा है। हमारा यूनिवर्सिटीज भी ना एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जकड़े हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी इंडिपेंडेंस ज्यादा है। यहाँ पर रिसर्चर्स के पास या प्रोफेसर्स के पास पावर थोड़ी ज्यादा है, साइंटिस्ट के पास थोड़ी पावर ज्यादा है। तो इसीलिए ये लोग मतलब अपने डिसीजंस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। वहां से थोड़े से इस तरह के लैप्सेस इस वजह से, क्योंकि वहां पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थोड़ा यूनिवर्सिटीज में भी है, और जिसकी वजह से मतलब चीजें स्लो है, लेकिन बहुत सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और आप जैसे हम जैसे लोग अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम ये टाइज इंशाल्लाह डेवलप कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने एक कॉन्फ्रेंस भी करवाया था जिसकी बुनियाद डाली थी डॉक्टर शहबाज साहब ने। फिर हमने उसको मतलब ना थोड़ा सा रीइंफोर्स करके और हमने एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस करवाया था। बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरी रही है। बिल्कुल। और आप देखें उसमें जो जिन प्रोफेसर्स ने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दे वर सो हैप्पी कि मतलब हमें किसी की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। These people are already convinced that they want to contribute in some way or the other, and they know that कि इन मुल्कों में, हमारे मुल्कों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। They know that कि मतलब they are not the ones who will be the receiving end. In these ties they know कि यार they will benefit as well. लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस तरह का एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। अभी लगे हुए हैं थोड़ा सा लोग इस बारे में सोच रहे हैं। तो ये टाइज इंशाल्लाह डेवलप हो सकता है अगर हम एक भी मिसाल कायम करें ना, जैसे यूनिवर्सिटी को हम इसे अपलिफ्ट करें और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप करें, तो इंशाल्लाह ये मिसाल कायम हो सकता है। आई थिंक यही सारे पॉइंट्स थे मेरे पास जो मुझे आज डिस्कस करने थे डॉक्टर यारजान के साथ। इसी के साथ मैं डॉक्टर यारजान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला मेरे शो बहता पानी पे आने के लिए। थैंक यू यारजान। थैंक यू। इसी के साथ खुश रहें और अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।